Good morning, students. Welcome to Filler Form Channels. ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे पीजीटी टीजीटी की क्लासेस होंगी जिसमें सोशल सब्जेक्ट की क्लास आपकी रेगुलर 9 बजे होगी। हमारा जो सीटेट बैच वो 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। फुल कोर्स आपको करवाया जाएगा। इसमें चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीटेट का हो, रिट का हो, आपका जो सोशल सब्जेक्ट का है इसमें पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें से एग्जाम्स आता है और इसमें आपके जो है हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाइए। और सभी स्टूडेंट्स जो है क्लास को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था। आज हम पावर शेयरिंग के बारे में करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उन्हीं को सबसे पहले कवर कर रही हूँ और इसमें जो है आपका जो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो आपका हर कंसेप्ट इसमें क्लियर किया जाएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के में एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो शुरू करते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? Introduction to power sharing. Okay, Jitender, good morning. Okay, सभी स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाइए। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो हमारा ये कंटेंट है ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो आपका कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए क्योंकि इससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। और मेरी क्लास में आप रेगुलर रहिए। आप रेगुलर अटेंड करेंगे तो क्या है आपकी जो तैयारी है बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। तो कोई भी मेरी क्लास मिस मत कीजिए और मेरी जो प्रीवियस क्लास है आप सभी स्टूडेंट्स उनको जाके देखिए। फिलर फॉर्म चैनल पर मेरी सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास आप सर्च कर सकते हैं, उसमें जितनी प्रीवियस क्लास हुई है आप वो देखिए। ठीक है, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, पावर शेयरिंग कंसेप्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पावर शेयरिंग मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं सत्ता की साझेदारी और इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे है ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो दिस आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी means distribution of power among the organs of the government. Power sharing helps in achieving the stability of political order. In power sharing, power might even be shared at distinct levels such as union, state and local level. तो
हिंदी में पावर शेयरिंग को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। तो एक लोकतंत्र में जो है पावर शेयरिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हम एक ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर दे देंगे तो क्या है, वह समाज के कुछ हितों पर ही ध्यान दे पाएगी, वह समाज के सभी लोगों पर ध्यान नहीं दे पाएगी। इसीलिए हम पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। और सरकार के जो अंग होते हैं वो होते हैं जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। तो भारत में जो है इस तरीके से जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स हैं इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ताकि समाज के सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जातियों के बारे में सोचा जा सके, उनकी भलाई के लिए कार्य किया जा सके, उनके हितों को ध्यान में रख के कानूनों का निर्माण हो सके और किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह क्या न्यायपालिका में जो है अपना गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ सकता है। पावर शेयरिंग इससे क्या है, पावर शेयरिंग होती पॉलिटिकल जो है राजनीतिक पार्टियां भी स्टेबल रहती हैं। पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल पर होती है, यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। यूनियन लेवल पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट एंड लोकल में जो पंचायतें होती हैं वहां पर पावर शेयरिंग होती है। पावर शेयरिंग का परिचय अब ये हिंदी में है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। ओके जितेंद्र, हिस्ट्री का हिस्ट्री की भी क्लास होगी। हम जो है मंडे से मुगल शुरू करेंगे। हमारी इकोनॉमिक्स पे क्लास हो गई है और ज्योग्राफी पे क्लास हो गई है। अब हम फिर से हिस्ट्री की क्लास करेंगे मंडे से। ठीक है जितेंद्र, मंडे से हम मुगल शुरू करते हैं और पूरे वीक में हमारा जो है मुगल का पूरा जो हर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कंसेप्ट जो भी है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस मुगल एम्पायर से आते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो है क्वेश्चन सेट करता है। हम उस पे जो मंडे से शुरू करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो डोंट वरी, हिस्ट्री का पूरा आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर पूरा जो है अंग्रेजों के भारत छोड़ को जाते 1947 पूरा वहां तक पूरा कवर किया जाएगा। कोई भी टॉपिक हिस्ट्री का कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो डोंट वरी, आपकी बहुत अच्छे से जब आपका एग्जाम आने से पहले ही आपकी पूरी अच्छे से हिस्ट्री पूरे हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा उसका। तो मुगल एम्पायर में मंडे से शुरू करूंगी जितेंद्र। ठीक है, मैंने वो हिस्ट्री का मैं इसलिए चेंज किया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा अगर हम थोड़ा नया टॉपिक लेके थोड़ा चेंज लेके पढ़ता है कि माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है और हमारी कैचिंग पावर भी थोड़ी इंप्रूव होती है हिस्ट्री के फैक्ट्स को समझने में, इसलिए मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। अगर हम लगातार दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर को पढ़ते तो वो क्या होता, आप थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा आपके लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लेके आई हूँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है पावर शेयरिंग। कहीं ना कहीं ये भी आपको पता चलेगा कि मुगल एम्पायर में किस तरीके से पावर शेयरिंग होती थी। क्या सारी ताकत सिर्फ जो सुल्तान था उसी के हाथ में होती है या फिर प्रांतों को भी में भी होता था। तो पावर शेयरिंग उस टाइम पे भी होती थी। तो इस तरीके से आप जो है सब्जेक्ट को जो कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं। और जो एक इतिहासकार था उसने तो कहा ही था कि इतिहास में जो है वो राजनीति के बारे में भी जानने को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इतिहास में। ठीक है, तो पावर शेयरिंग आप ये टॉपिक यहाँ पोल साइंस का कंसेप्ट क्लियर होगा और आप देखेंगे कि मुगल काल में किस तरीके से पावर शेयरिंग होती थी। जो है शासन केवल सुल्तान के हाथ में नहीं होता था, वहां पर भी प्रांतों के जो गवर्नर होते थे उनके पास भी पावर होती थी। और यही कारण था कि जो प्रांतों के गवर्नर के पास अधिक ताकत हो जाती थी तो वो क्या करते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को
जो सुल्तान होता था दिल्ली जो सेंटर में जो सुल्तान होता उसकी पावर को चुनौती देते थे। तो इसी वजह से है, तो इस प्रकार सोच समझ के ही इस तरीके से पावर को शेयर किया गया है, ताकि कोई भी या स्टेट गवर्नमेंट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हैवी हो और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट पर अपना दबदबा ज्यादा बनाए। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप है ना पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को साथ में कनेक्ट करके समझ के पढ़ोगे कंसेप्ट, तो आपको मजा भी आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे पावर शेयरिंग लेके आई हूँ, ताकि हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सत्ता के बंटवारे का अर्थ और मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। तो पावर शेयरिंग का परिचय, सत्ता के बंटवारे का अर्थ है सरकार के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण होता है। आपको पता है विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करती है और न्यायपालिका ये देखती है कि जो है विधायिका और कार्यपालिका दोनों कोई भी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, एक दूसरे की पावर में एक दूसरे की शक्ति पर अतिक्रमण ना करे। तो ये न्यायपालिका देखती है। इस तरीके से है जो शक्ति का, सत्ता की जो पावर है वो इन तीनों में समान रूप से बांटी गई है, इसे शक्ति का वितरण कहते हैं और भारत में जो है इसी को अपनाया गया है। सत्ता के बंटवारे से राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता हासिल करने में मदद मिलती है। ठीक है ना, बार बार अगर ये नहीं चीजें होती, पावर शेयरिंग नहीं होती, तो क्या होता, जो है जो स्टेट गवर्नमेंट होती वो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चुनौतियां खड़ी कर देती और सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार इलेक्शन कराने पड़ते। तो इससे क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता हासिल करने में मदद मिलती है। तो सत्ता के बंटवारे में सत्ता को संघ, राज्य और स्थानीय जैसे अलग अलग स्तरों पर भी साझा किया जाता है। यहाँ पर मतलब पावर शेयरिंग जो सत्ता की साझेदारी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पर जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनको जो है पावर दी गई है, उनके पास शक्तियां हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब फॉर्म्स, ये आप उसका मतलब समझा पावर शेयरिंग क्या होता है। अब इसके जो फॉर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो भारत में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत में जो पावर शेयरिंग का कौन सा रूप या कौन सा फॉर्म प्रचलन में है, तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। इन दिस द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, आपने देखा होगा विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज प्रिविलेंट इन इंडिया। तो भारत में हॉरिजॉन्टल जो है पावर शेयरिंग का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति साझा की जाती है। इस प्रकार की शक्ति का बंटवारा भारत में प्रचलित है। तो भारत में सत्ता का क्षैतिज वितरण प्रचलित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि ये क्षैतिज वितरण है, भारत में पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। तो पावर शेयरिंग के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की ही बात कर रहे हैं। Under this kind of power sharing arrangement, one can exercise unlimited power. ठीक है, each organ had its own powers, and it can also check the powers of others. So this result in a balance of power among the various institutions. तो सत्ता की साझेदारी जो है इस प्रकार की गई है कि जो सरकार के तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,
तीनों के बीच शक्ति, उनके पास अपनी शक्ति है, उनके पास, ठीक है। और इट कैन बी आल्सो चेक, और जो है न्यायपालिका चेक करती है कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, और इससे क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है यह भारत में प्रचलित है। अब दूसरा रूप है फेडरल गवर्नमेंट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी इसको कहते हैं। In this, the power can be shared among governments at different levels. तो ये भी एक पावर शेयरिंग का रूप है, ठीक है। फर्स्ट आपने हॉरिजॉन्टल पढ़ा, देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पर ही पावर का समान वितरण किया गया है, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको और क्लैरिटी, हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब सेम लेवल, ये 1 2 3, इन सभी की अपनी पावर है, इनके पास अपनी पावर है, इसके पास अपनी पावर है, ये होता है हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल पर, ठीक है। और वर्टिकल होता है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है। पहले पे आ गए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे पे आ गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे पे आपकी ये जो आ जाएगी एमसीडी और ये जो पंचायतें होती हैं ये आपकी आ गई तीसरे लेवल पे। तो इसको वर्टिकल कहते हैं, ये हायरार्की ऑर्डर में होती है, पहले पे सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे पे स्टेट, तीसरे पे हमारी पंचायतें। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। और इसमें क्या है, जो पावर को इन लेवल से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें इसका प्रचलन है। और इसको हिंदी में देखते हैं, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं लंबवत वितरण, संघीय सरकार या शक्ति का लंबवत वितरण। इसमें विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सत्ता साझा की जाती है। इस प्रकार की शक्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। वैसे भारत में भी फेडरल सिस्टम है, भारत में भी सेंट्रल स्टेट इसी तरीके से ये भी है, लेकिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है, संघीय सरकार को, इसलिए यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम लिखा हुआ। आप कह सकते हैं ना कि फेडरल व्यवस्था तो भारत में भी है भारत में भी, लेकिन भारत को जो है इस तरह से संघीय सरकार और जो प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा इस तरीके से किया गया है कि जो है, जैसे आपातकालीन की सिचुएशन में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू करना भारत में आसान है, ठीक है। और लेकिन वैसे संतृप्त है स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में कानून बनाने के लिए। तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाला चैप्टर हम जो है इसी पे पढ़ेंगे। भारत में जो फेडरल सिस्टम है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल सिस्टम से किस प्रकार से अलग है, दोनों में डिफरेंस है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादा पावर है, लेकिन इतना सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा पावर भारत में नहीं है। तो ये अगले वाला टॉपिक में हम पढ़ेंगे, फेडरल वाला, उसमें आपका ये कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम यहाँ सिर्फ जो है पावर शेयरिंग की फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा जो भारत में प्रचलित है, फिर हमने वर्टिकल पढ़ा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। अब तीसरा जो टाइप्स है इसका वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स को भी पावर दी गई है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स, जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो हम जैसे अभी सिर्फ इसके रूप के बारे में पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो पावर शेयरिंग है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होती है, वर्टिकल लेवल पर होती है और सोशल ग्रुप्स के पर होती है। अब आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा
कि किस प्रकार से सोशल ग्रुप्स को फायदा मिलता है पावर शेयरिंग का। तो वेट कीजिए आप थोड़ा, आपका और ज्यादा कंसेप्ट धीरे धीरे वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इजी है, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है। तो पावर शेयरिंग हमें सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर समूह बन जाते हैं, जैसे हिंदी बोलने वाले या तमिल बोलने वाले, उनके बीच किस प्रकार से वो अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए उनके पास पावर होती है। रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं या अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं और अपने जो धर्म की बुकें प्रकाशित करते हैं उनका प्रचार जनता में करते हैं और एकजुट धर्म के आधार पर एकजुट रखते हैं। तो इस तरीके से भी है जो पावर इनको दी गई है। तो हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, मतलब जो समाज में, कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है समाज में जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा के लोग होते हैं, वो मिल के सरकार को चलाते हैं। बेल्जियम में यही होता है। वहां पर जो भाषा बोलने वाले फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले कम्युनिटी है, तो उनके जो प्रतिनिधि तब चुन के सरकार में आते हैं, वो अपने वो ग्रुप्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक ग्रुप में जैसे डच बोलने वाले हैं, वो अपनी कम्युनिटी के हितों का ध्यान रखेंगे और जो फ्रेंच बोलने वाले वो अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखेंगे। जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट एक टर्म है, हर एक जो है सब्जेक्ट के अपने कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट को डिटेल में देखेंगे ताकि आपको पता चले कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रचलित है। एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं। इसमें सभी धर्म वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व जो करने वाली सरकार होती है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट किसे कहते हैं। जिस समाज के सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व इस गवर्नमेंट में शामिल किया जाता है। किसी भी धर्म और जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये बेल्जियम ने अपनाया हुआ है, इसकी ये खासियत है। इसी वजह से यहाँ पर जो है गृह युद्ध नहीं होते हैं। आगे हम इसको और एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। विभिन्न, हिंदी में इसको देखते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा, भाषाई और धार्मिक समूह जैसे सामाजिक समूह के बीच सत्ता साझा की जाती है। उदाहरण के लिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा सामुदायिक सरकार का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मेरा पूरा फोकस है आज की क्लास में कि आपको मैं कंसेप्ट पूरा अच्छे से करवाऊं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो, उसमें 4 ऑप्शन डाल देंगे। तो ये पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होता है, या फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम होता है ये, या फिर हॉरिजॉन्टल पावर सिस्टम होता है। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। तो इस तरीके से आप अपना आज कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ओके, एक अन्य भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज। तो other type of power sharing is also seen in political parties. Pressure groups and movements control or influence those in power. अन्य प्रकार की सत्ता साझाकरण में राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलन में सत्ता का साझाकरण भी देखा जाता है, जो सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित करते हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है। कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, अलग अलग पार्टी है, इनके बीच भी है। क्योंकि आपको पता है ना कि एक जो पार्टी सत्ता में होती है तो विपक्ष में जो पार्टी होती है, ठीक है, तो उसके पास पावर होती है, उसको भी पावर दी होती है कि वो सरकार की जो है गलत नीतियों की आलोचना कर सके। अगर उनको लगता है कि सरकार की यह नीति जनता के लिए अच्छी नहीं है, तो जो विपक्ष को उसकी आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। इसी को क्या कहते हैं,
पावर शेयरिंग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सत्ता में होती है उस पे वो दबाव बनाते हैं कि आपकी ये पॉलिसी जो है लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इस तरीके से जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मानव अधिकार वाले या जो महिलाओं संगठन है, वो सब क्या करते हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स में आते हैं। और अगर इनको लगता है कि कोई सरकार की नीतियां जो है लोगों के हित में नहीं है, तो ये सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि वो अपनी नीतियों में बदलाव लेकर आए। तो जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी है जो है शक्तियां दी गई हैं, ताकि जो एक पार्टी है रूलिंग पार्टी की अगर गलत पॉलिसियों को का विरोध करने के लिए उनके पास पावर है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का ही हम पढ़ रहे हैं। तो पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, pressure groups and movements. In a democracy, power sharing is shared among different political parties, pressure groups and movements. Democracy provides the citizen a choice to choose their rulers. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जो है नागरिकों को अधिकार होता है कि वे अपनी रूलर्स को चुने, कि उस पर शासन किस पार्टी का होना चाहिए, ये जनता डिसाइड करती है। एंड दिस चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे पास चॉइस है, हमारे पास आप पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, और हमें इनमें से एक को अपना रूलर चुनना है कि कौन हमारे लिए बेस्ट है। Who contest elections to win them? Such competition ensure that power does not remain in one hand. ठीक है, हमारे देश में कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज का शासन नहीं चलता है, ठीक है, हमारे देश में हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारे जो है ये भी एक सत्ता का रूप होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसके भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी पावर शेयरिंग का एक रूप होता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। लोकतंत्र नागरिकों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार देता है और यह अधिकार विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रदान किया जाता है जो उन्हें जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ऐसी प्रतियोगिता यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक हाथ में न रहे। ये अच्छा है। देखो, कई सालों तक अगर एक पार्टी सत्ता में रह जाती है तो वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी गलत पॉलिसियां बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हर पावर उसको, हर चीज की पावर उसको मिल जाती है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के पास विकल्प होना चाहिए कि वो दूसरी पार्टी अगर अच्छा करती है तो उसको भी वोट दे सके। अगर एक ही राजनीतिक पार्टी के हाथ में सत्ता रहेगी तो वो निरंकुश बन जाती है। तो अब इम्पोर्टेंस क्यों है पावर शेयरिंग की, हम इसको इम्पोर्टेंस देखेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, क्यों स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, क्यों पंचायतों को पावर क्यों दी गई है, इसकी हमें नीड क्यों है। ये आप इसको समझोगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस है मैं आज आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Every society needs some form of power sharing, even if they are small or don't have social division, because हर कंट्री को जो है पावर शेयरिंग की आवश्यकता है, चाहे वो छोटी कंट्री है, बड़ी कंट्री है, चाहे एक कंट्री में एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं या एक धर्म के लोग रहते हैं। क्यों, क्या रीजन है? पहला कि सम पावर शेयरिंग इज ऑलवेज नीडेड टू गिव वॉइस टू ऑल।
तो इसमें देखो सब लोगों को क्या है, अपनी वॉइस मिलती है, अपनी बात रखने का अधिकार सभी को मिल जाता है, इसलिए एंड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इस प्रकार से पूरी जो है देश के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, मतलब सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है। पावर शेयरिंग solutions are adopted to maintain stability in the system, peace among various groups to ensure the smooth functioning of the system irrespective of the size of the country. So these are the benefits of power sharing, ठीक है। प्रत्येक समाज को, इसमें हम एक बार हिंदी में इसको देख लेते हैं और पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कि प्रत्येक समाज को सत्ता के बंटवारे की किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है, चाहे वह छोटा समाज हो बड़ा समाज हो, क्योंकि सभी को आवाज देने और देश के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए हमेशा कुछ शक्ति साझा की जाती है। यहाँ देखो ये मतलब होता है कुछ लोग माइनॉरिटी में होते हैं, अगर उनके सदस्य चुन कर नहीं जाते हैं गवर्नमेंट में, तो जो माइनॉरिटी के हितों की बात सरकार को कौन बताएगा। तो यहाँ इसका मतलब यही है कि समाज में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, जितने भी अलग अलग भाषा बोलने वाले, उनका सभी का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट के अंदर होगा तो वो उनके हितों का ध्यान रखेगा। इसका मतलब ये है, देश के आकार की परवाह किए बिना सिस्टम के सुचारू काम को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जो है पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम कर सके, कोई उसके काम में रुकावट न आए, और विभिन्न समाज में अलग अलग जो समूह रहते हैं उनके बीच शांति बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग की आवश्यकता होती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस में बेल्जियम की स्टोरी सुनाऊंगी। अभी बेल्जियम में किस प्रकार से पावर शेयरिंग से फायदा हुआ, और जो है श्रीलंका में पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। तो मैं यहाँ पर आपको दो कंट्री के एग्जांपल दूंगी, श्रीलंका और बेल्जियम, कि बेल्जियम में किस तरीके से पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और श्रीलंका में किस तरीके से किया गया, किस कंट्री को फायदा हुआ, पावर शेयरिंग के किस रूप को बेल्जियम ने अपनाया और दूसरे रूप को अपनाया श्रीलंका ने। इससे आपको और पता चल जाएगा कि वाकई में पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। टर्म्स यू नीड टू नो। अब जो पॉलिटिकल सिविक्स नागरिक शास्त्र आपका जो है सब्जेक्ट है, इसमें कुछ टर्म्स यानी शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका मतलब आपको पता होगा तो आपको जो है जो ये सिविक्स है वो पढ़ने में मजा आएगा। तो इसलिए मैंने कुछ टर्म्स आपके यहाँ लेके आई हूँ, ऐड किए हैं मैंने। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको सिविक्स, क्योंकि ये टर्म्स जो है अलग अलग, अगर हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी ये टर्म यूज होती रहती है। तो यहाँ आपको आने वाले क्लासेस में बेनिफिट मिलेगा। मेजोरिटेरियन क्या होता है? मेजोरिटेरियन जिस समुदाय के लोग संख्या में ज्यादा होते हैं। It is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. ये कहा जाता है एक कंट्री में जिस समुदाय की संख्या या मेजोरिटी ज्यादा होती है वो ही रूल करती है, और ये हुआ था श्रीलंका में। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बहुसंख्यकवादी। ये भी एक रूल करने का तरीका। यह एक धारणा है कि बहुसंख्यक समुदाय किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए। तो मेजोरिटेरियन सिस्टम मतलब कि समाज में अगर एक समुदाय के लोग संख्या में ज्यादा है तो उसी की वही रूल करता है, उन्हीं के हितों का ध्यान रखा जाता है। तो ये मेजोरिटेरियन सिस्टम कहलाता है। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? ठीक है, ये भी एक टर्म है जो आपको यूज होती है, तो आप फोकस रखिए। मेजोरिटेरियन टर्म क्या होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, क्योंकि जब मैं आपको श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो उसमें ये टर्म यूज होंगे।
तो देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट, a type of government which is elected by people belonging to one language community, ठीक है, इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में होता है एक जो है गवर्नमेंट में जो है अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले समुदाय का एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल किया जाता है। सामुदायिक सरकार एक प्रकार की सरकार जो भाषा समुदायों के लोगों द्वारा चुनी जाती है, सामुदायिक सरकार कहलाती है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब एक भाषा समुदाय नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग ही क्या है वो सरकार को चुनेंगे। यहाँ मतलब है कि हर एक भाषा के समुदाय से जो है प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। इसका मतलब ये है सामुदायिक सरकार उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक समुदाय से जो है सदस्य चुनकर गवर्नमेंट में जाएगा, उसको प्रत्येक भाषा का वो प्रतिनिधित्व करेगा, उसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। प्रूडेंशियल, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुली कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो ये टर्म है विवेकपूर्ण, इसमें विवेक के आधार पर या लाभ और हानि की सावधानी पूर्वक गणना के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ये एक शब्दावली है जो कि हमारे जो आगे वाले पॉलिटिक्स सिविक्स के जो नागरिक शास्त्र के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये यूज होती है, इसलिए मैंने इसको इसमें यूज किया है। ठीक है, विवेकपूर्ण क्या होता है, प्रूडेंशियल क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस क्या होता है। In this system, each organ of the government checks the others, which result in a balance of powers among various institutions. एग्जाम बताऊं चेक एंड बैलेंस का, जैसे कि हमारे देश में है ना कार्यपालिका को अलग शक्ति दी गई है, विधायिका के पास अलग शक्ति है और न्यायपालिका के पास शक्ति है। न्यायपालिका चेक करती है ना कि कार्यपालिका कहीं विधायिका के जो अधिकार उनको मिला हुआ है उनको उनसे छीन तो नहीं रही है, या जो विधायपालिका है वो कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में दखल तो नहीं देती है, तो इसे चेक एंड बैलेंस कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन, मतलब कि किसी को भी पावर ज्यादा हो गई, पावर किसी भी एक के हाथ में ज्यादा ना हो पाए, उसको नियंत्रण रखना। नियंत्रण और संतुलन में सरकार का प्रत्येक अंग दूसरों की जांच करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन होता रहता है। ठीक है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन दिस द constituencies are reserved in the assemblies and the parliament for minorities in order to give them a fair share in power. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें विधानसभा और संसद में क्या है अल्पसंख्यकों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है ताकि उन्हें सत्ता में हिस्सा मिल सके। इसी को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए जो है निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है कि यहाँ से केवल इस क्षेत्र से केवल पर्टिकुलर क्षेत्र से केवल क्या है अल्पसंख्यक ही चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हो अब यूनिवर्सिटियों में भी तो होने लगा ना कि जो है एससी के लिए अलग सीट होती हैं और जो जनरल के लिए अलग सीट्स होती हैं कि इन्हीं के कैंडिडेट्स यहाँ से क्या है एडमिशन मिलेगा। जनरल की सीट में जनरल को ही एडमिशन मिलेगा और एससी की सीट्स में जो एससी कैटेगरी के हैं उनको उन्हीं की कैटेगरी में क्या है वो सीट मिलेगी, दाखिला मिलेगा। तो यही क्या चुनाव के समय भी होता है, कुछ क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही होते हैं, उसको आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो कि सिविक सब्जेक्ट में यूज होती हैं, आपको उनका मतलब पता होना चाहिए। उसको रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए होता है। ये माइनॉरिटीज कोई भी समुदाय जो भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर
माइनॉरिटीज में आता है। माइनॉरिटीज में कौन आता है? किसी एक कंट्री में जब एक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जब कम होती है तो उसको माइनॉरिटीज में काउंट किया जाता है। ठीक है। अब गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है। अब भारत में देख लो ना, गठबंधन सरकारें चलती हैं। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सत्ता को संभालती हैं तो इसको क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार का मतलब आपको पता होना चाहिए। गठबंधन सरकार, जब दो या दो से अधिक दलों का गठबंधन निर्वाचित हो जाता है और सरकार बनाती है तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। When alliance of two or more parties gets elected and forms a government, it is known as the coalition government. अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं कि वहां पर किस तरीके से पावर शेयरिंग किया गया था, जो इस देश के लिए क्या है? नुकसानदायक साबित हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग किस प्रकार से की गई थी। तो ये इसलिए यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले हम देखते हैं कि श्रीलंका में कौन कौन से समूह रहते थे, कौन कौन सी भाषा बोलते थे, और उनके आधार पर उनको प्रतिनिधित्व मिला, यानी उनका नेता चुनकर सरकार में शामिल हुआ या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टोरी ऑफ श्रीलंका इज लोकेटेड साउथ ऑफ इंडिया. This island nation has a diverse population of 2 crore people. In Sri Lanka, तो ये दक्षिण भारत के नियर है श्रीलंका, इसका मतलब ये है is located near to south of India, and this island nation has a diverse population of 2 crore people. In Sri Lanka, the major social groups are the Sinhal जो है Sinhal speakers 74% and the Tamil speakers 80%. ये important points जो है, यहाँ जो सिंघल एक भाषा है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो सिंगल भाषा बोलते हैं और उनका प्रतिशत यहाँ पर ज्यादा 74%, और जो तमिल भाषा बोलने वाले उनका प्रतिशत 18% है। तमिल्स इन श्रीलंका वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और जो तमिल बोलने वाले भाषा बोलने वाले जो 18% लोग थे, ये भी क्या है आगे 2 ग्रुपों में डिवाइड थे कि श्रीलंका तमिल्स 13% थे और एक तमिल्स नेटिव्स ऑफ द कंट्री इंडियन तमिल, भारतीय तमिल भी 5% थे। जो इंडिया से तमिल आकर श्रीलंका में बसे थे उनकी संख्या 5% थी। ठीक है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज प्लांटेशन वर्कर्स, तो जो है जब ब्रिटिश सरकार का शासन था भारत में, तो उन्होंने जो तमिलों को वो श्रीलंका में बसाया था। तो ये जो उस टाइम पीरियड पर ये तमिल लोग थे, जो भारतीय तमिल लोग थे, क्योंकि श्रीलंका जो है साउथ दक्षिण भारत के पास है, तो इसलिए जो है जो तमिल लोग थे वो 5% वो जब ब्रिटिश सरकार का शासन था तब वो श्रीलंका में जाकर बस गए थे। तो इंडियन तमिल 5% है और जो श्रीलंका के तमिल है वो 13% है। इस प्रकार जो है वहां पर जो बौद्ध धर्म के लोग हैं जो सिंगल भाषा बोलते हैं उनका प्रतिशत ज्यादा है। Sinhala speaking people are mainly Buddhist, while the Tamil speaking people were either Hindus or Muslim. There was even 7% Christian who are both Tamil and Sinhala. तो इस तरीके से श्रीलंका के समाज में जो है लोग पर इस हिसाब से था कि बुद्धिस्ट ज्यादा संख्या में थे और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं।
श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। इस द्वीपीय राष्ट्र में 2 करोड़ लोगों की आबादी है। श्रीलंका में जो है सिंहली भाषी समूह 74% है और तमिल भाषी 18% है। श्रीलंका में तमिलों को 2 समूह में बांटा गया था, श्रीलंकाई तमिल 13% और देश के तमिल मूल निवासी भारतीय तमिल 5%। औपनिवेशिक काल के दौरान बागान श्रमिकों के रूप में भारत से ये तमिल जाकर श्रीलंका में बस जाते हैं। सिंहली भाषी लोग मुख्य रूप से बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। यहाँ तक इन 7% ईसाई भी थे, जो तमिल और सिंहली दोनों हैं। तो इस तरीके से आपको क्या पता कि चला कि श्रीलंका में जो है वो सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत ज्यादा है और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का जो है संख्या कम है। ये यहाँ है। तो यहाँ पर जो सिस्टम शुरू किया जाता है कि जो मेजोरिटी थी, जिसकी संख्या चाहती थी, उसी को जो है सरकार चुनने का अधिकार दिया गया और इस तरीके से माइनॉरिटी जो वहां थे उनके अधिकारों, उनके हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसी के कारण क्या होता है, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति पैदा होती है। तो ये जो है एक पावर शेयरिंग का गलत तरीका, इसमें सिर्फ जो बहुसंख्यकवादी समुदाय था उसी को सत्ता में जो है सरकार बनाने का अधिकार दिया गया और जो माइनॉरिटी था, जिनकी संख्या कम थी, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, उनको जो है पावर नहीं दी गई। इसलिए यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है एक कंट्री में, नहीं तो क्या होगा, अगर एक मेजोरिटी के पास पावर होगी तो क्या होगा, माइनॉरिटीज के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ इंग्लिश में देखते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म in Sri Lanka, the democratically elected government opted for a series of majoritarian policy measures because they desired single supremacy। तो यहाँ क्या किया गया श्रीलंका में, तो जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का दबदबा हो जाता है पूरी कंट्री में, इन्हीं की सरकार बनती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो माइनॉरिटीज के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार नहीं दिया गया था। सम ऑफ द मेजर टेकन्स वर सिंहली वाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को भाषा को बढ़ावा दिया गया, सिंहली भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो माइनॉरिटीज की भाषा थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ एक भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना। द गवर्नमेंट्स फॉलोड पॉलिसीज एंड सिंगल एप्लीकेंट्स, और सिर्फ जो भी पॉलिसी बनाई गई वो सिंगली समुदाय के हितों में ही बनाई जाती है, ठीक है। तो किस प्रकार से अगर आप एक ही मेजोरिटी पर फोकस करते हो तो माइनॉरिटीज को हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। दिस मेड द श्रीलंका तमिल्स फील alienated as a result of this। Sri Lankan Tamils launched parties and began struggles for the recognition of Tamil as an official language। जब आप एक ही लैंग्वेज को बढ़ावा दे दिया कि जितने भी सरकार के कामकाज होंगे वो सिर्फ सिंहली भाषा में ही होंगे, लेकिन जो तमिल भाषा लोग जानते हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे सिंहली लैंग्वेज को। तो जो तमिल लोग हैं ये अपनी पार्टीज बना लेते हैं और ये क्या करते हैं, ये भी अपनी लैंग्वेज के लिए लड़ते हैं कि उनकी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। तो बाय द 1980s several political organizations were formed। They demanded for an independent Tamil state in northern and eastern parts of Sri Lanka। All this turned into a civil war, therefore
causing distress in the nations। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने बहुसंख्यक नीतिगत उपायों की एक श्रृंखला का विकल्प चुना। मतलब जो भी ये बहुसंख्यकवादी सिंघली ग्रुप था, इन्हीं की नीतियां बनाई गई, इन्हीं के लिए इन्हीं की भाषा का को महत्व दिया गया। और सिंहल एकमात्र आधिकारिक भाषा थी। सरकारों ने नीतियों, तरजीह नीतियों और सिंघली आवेदकों का पालन किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो श्रृंखला तमिल थे वो अलग थलग महसूस कर लगते हैं खुद को। और श्रीलंकाई तमिल क्या करते हैं, फिर वो अपने लिए एकजुट हो जाते हैं, पार्टियां बनाते हैं, और इस तरीके से श्रीलंका में क्या है, गृह युद्ध का संकट पैदा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या पता चला, जो पावर थी वो किसको भी मिलनी चाहिए थी, जो माइनॉरिटीज के ग्रुप है उनको भी पावर मिलनी चाहिए थी। अगर उनको भी पावर शेयरिंग मिलती तो श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बिल्कुल भी पैदा नहीं होती। तो यहाँ पर जो श्रीलंका के बारे में आपको पढ़ाया गया है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि अगर आप समाज में केवल एक समुदाय को ही ज्यादा महत्व दोगे, उसी की भाषा को महत्व दोगे, उसी के अनुसार नीतियां बनाओगे, माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक है उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो देश में क्या होगा, गृह युद्ध होगा और राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी, और जो है सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए जो है पावर शेयरिंग की आवश्यकता हर एक समाज को होती है। अब बेल्जियम का समझते हैं। अभी हमने श्रीलंका का पढ़ा, अब बेल्जियम का पढ़ते हैं। इससे यहाँ पर इनको इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि आप पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस समझ सके कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी को सत्ता में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर किसी भी समुदाय को वंचित रखा जाता है तो वो उस देश के लिए क्या है, हानिकारक साबित होता है। तो बेल्जियम में क्या होता है वो देखते हैं। तो आप आज मैंने पूरा कंसेप्ट ही आपको फोकस किया है। इस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाली क्लासों में जब हमारा ये कंसेप्ट खत्म होगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगे, तो आप इजीली उसको क्या है आंसर दे पाने में समर्थ होंगे। तो फ्रॉम 1917 to 1993 the Constitution of Belgium was amended 4 times। देखो, जो the idea was to work out an arrangement that would make everyone to live together। बेल्जियम में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग बेल्जियम में भी रहते थे, लेकिन यहाँ के संविधान में 4 बार सुधार किया गया ताकि कि समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके, उनके हितों की ओर ध्यान दिया जा सके, कोई भी अपने को क्या है सरकार से अलग न समझे, और कोई भी जो है गलत गतिविधियों में शामिल ना हो जाए और देश के लिए जो नुकसानदायक होती है। इसलिए बेल्जियम के संविधान में 4 बार सुधार किया गया था ताकि समाज के सभी वर्ग एक साथ शांति से रह पाए। तो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर हो गई। तो बेल्जियम के संविधान ने कहा कि जो डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। इसी को ही पावर शेयरिंग कहते हैं। ये डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले दोनों को राइट्स दिया गया कि उनकी संख्या इक्वल होगी। और certain powers of central governments were given to state governments of the 2 regions of the country। There was a separate government for क्या है Brussels, in which both communities had equal representations। तो केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भी दी गई थी। ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार थी जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होता था। तो इस तरीके से क्या है, दोनों समुदायों को,
डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले दोनों को ही समान प्रतिनिधित्व बेल्जियम में दिया गया था। इसी को ही कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं। मैंने समझाया था ना कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें कि समाज के सभी समुदाय के हितों का ध्यान रखा जाता है, उसको कहते हैं। There was a provision of community government that was elected by people belonging to all languages. या all languages में all languages आएगा। It was a fairly better alternative than the majoritarian policy of Sri Lanka. ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चुनी जाएगी सभी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा, और ये जो कम्युनिटी सिस्टम है ये मेजोरिटेरियन सिस्टम से अच्छा है। इसमें मतलब ये है कि द मेन डिफरेंस इज बेल्जियम फॉलोड ए कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम which is elected by people belonging to all languages which were spoken in the Belgium, and Sri Lanka followed majority based government system. Okay. In Belgium, leaders thought that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities. तो बेल्जियम में क्या किया गया, सभी जो अलग अलग रिलीजन धर्म के लोगों सबका सम्मान किया गया। बट श्रीलंका में क्या किया गया, इसके विपरीत किया गया। बट श्रीलंका adopted majoritarian system in which only majority group should be rule a country. It is in a majority group wants by disregarding the wish and needs of the minorities. They don't give them equal rights. These are the main difference between the Sri Lankan and Belgian government system. तो यहाँ हमने श्रीलंका में गवर्नमेंट शासन, सरकार किस प्रकार से शासन चलाती है उसको समझा। बेल्जियम में सरकार किस प्रकार से शासन करती है हमने उसको